दोस्तों, खौफनाक कहानियां टीवी में आपका स्वागत है। कहते हैं इंसान के अच्छे या बुरे कर्म कभी गायब नहीं होते। कभी वो नेकी बनकर लौटते हैं तो कभी सज्जा बनकर सामने आ खड़े होते हैं। क्या एक बूढ़े सब्जी वाले का नेक काम उसकी जान बचाएगा या उसे बर्बादी तक ले जाएगा? ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपको भीतर तक हिला देगी। रात के 11 बजे थे। कस्बे की सड़कें सुनसान। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। हल्की ठंडी हवा और सड़ांध भरी सब्जियों की गंध फैली थी। सड़क किनारे एक पुरानी सब्जी की रेहड़ी, टूटी टीन की छत, जंग लगे तराजू और पीली बत्तियों की धुंधली रोशनी। वहीं बैठा था सुखराम, उम्र करीब 65 साल, झुकी पीठ, फटा स्वेटर, सिर पर गमछा, आंखों में थकान मगर जिद भी। इस ठेले को चलाते रहने की सुखराम की दुनिया बस यही थी। सुबह सुबह मंडी से माल लाना, दिन भर बेचना और रात को खाली ठेला खींचकर लौट जाना। मगर उस रात कुछ अलग था। दूर से एक काली एसयूवी आकर रुकी। 4 आदमी उतरे। उनके साथ था कस्बे का सबसे डरावना नाम, कर्मचंद। ओए बूढ़े, उसकी भारी आवाज गूंजी। कितनी बार बोला है ये जगह छोड़ दे, अब हमारी दुकान लगेगी यहाँ। समझ नहीं आता तुझे? सुखराम ने कांपते हाथों से तराजू पकड़ा। कर्मचंद बाबू, यही रोजी है मेरी और ये जगह सालों से मेरी है। कर्मचंद हंस पड़ा। तेरी? भूल गया क्या 15 साल पहले तूने क्या किया था? सुखराम का दिल धक से रह गया। माथे पर पसीना चमक उठा। वो राजत जिसे उसने हमेशा सीने में दफन रखा था, वो सच जिसे दुनिया जान लेती तो उसका नाम बदनाम हो जाता। कर्मचंद आगे बढ़ा। वक्त दे रहा हूं, सोच ले, वरना वो कहानी सबके सामने खोल दूंगा। फिर देखना, तेरा ठेला भी जाएगा और चैन की नींद भी। इतना कहकर वो लोग चले गए। सुखराम वहीं खड़ा रह गया। हाथ कांप रहे थे, आंखें आसमान की तरफ उठी। हे भगवान, क्या ये सज्जा मुझे उसी नेकी के लिए मिल रही है? तभी दूर से पुलिस की जीप आती दिखी। गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला और उतरी पुलिस इंस्पेक्टर कोमल, करीब 30 साल की, तीखे नैन नक्श, आंखों में सख्ती और चेहरे पर आत्मविश्वास। काका, रात के इस वक्त भी तुम कब आराम करोगे? कोमल ने मुस्कुराते कहा। सुखराम ने नजरें झुका लीं। आराम तो अब बस कब्र में ही मिलेगा बिटिया। वैसे तू यहां कैसे? कोमल ने सब्जियों को देखा। बस गुजर रही थी, लगा हालचाल ले लूं। गंभीर स्वर में पूछा, ये कर्मचंद क्यों तुम्हें तंग करता है? क्या बात है 15 साल पहले की? सुखराम ने निगाहें चुरा लीं। कुछ नहीं बिटिया, पुरानी बातें हैं, अब क्यों उधेड़ बुन? कोमल ने उसकी आंखों में झांका। वो देख सकती थी इस बूढ़े के भीतर कोई ऐसा राज है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। रात ठंडी हो गई और सुखराम के सीने में दबा सच बाहर आने को बेचैन था। रात गुजर गई। ठंडी हवा के बीच सुखराम ने अपना ठेला समेटा और घर की ओर चल पड़ा। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थीं। हर कदम के साथ उसका मन उस पुरानी दर्दनाक याद में डूबता जा रहा था। वो रात 15 साल पहले की, जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। उस समय सुखराम जवान था। उसकी छोटी सी दुकान थी, अच्छी कमाई और प्यारा परिवार। पत्नी गीता और 3 साल की बेटी राधा उसके जीवन की खुशियां थीं। जिंदगी में सुकून था। पर एक रात सब बदल गया। बारिश से भीगी सड़क पर उसने एक अनाथ बच्ची को देखा। लगभग 9 साल की, फटी सलवार पहने, आंखों में डर और हाथ में टूटा खिलौना। बाबूजी, कुछ खाने को मिलेगा? उसकी आवाज आज भी कानों में गूंजती है। सुखराम ने बिना सोचे उसे खाना दिया और अपने घर में भी सुलाया। गीता ने पूछा, कौन है ये? सुखराम ने कहा, बेचारी भूखी है, ठंडी में मर जाएगी। बच्ची 2 दिन तक उनके घर रही। फिर तीसरे दिन पुलिस आई। पता चला वह बच्ची कर्मचंद के गिरोह से भागी थी। कर्मचंद उस समय कस्बे का कुख्यात आदमी था। तस्करी, जुए और अन्य गैर कानूनी कामों में वह शामिल था और उस बच्ची ने उसका राज देख लिया था। पुलिस ने सुखराम को बुलाया। तुमने उसे छुपाया क्यों? क्या तुम भी इसमें शामिल हो? सुखराम डर गया। मैं तो बस इंसानियत के नाते कहा। लेकिन कर्मचंद ने उसी दिन से उसे अपना दुश्मन मान लिया। बच्ची को पुलिस ने सरकारी बाल गृह भेज दिया। सुखराम का नाम साफ हो गया। मगर कर्मचंद ने कसम खाई, इस बूढ़े को चैन से जीने नहीं दूंगा। साल गुजरते गए। सुखराम की दुकान उजड़ गई। पत्नी बीमारी से चल बसी। बेटी राधा दूर चली गई। वह बूढ़ा अपनी रेहड़ी पर आ गया। आज वही कर्मचंद फिर धमका रहा था, क्योंकि वह बच्ची अब बड़ी हो चुकी थी
और शायद इसी कस्बे में लौट आई थी। अगले दिन दोपहर में कोमल फिर आई। काका, मैंने रिकॉर्ड्स चेक किए। 15 साल पहले इस इलाके में एक बच्ची का केस दर्ज हुआ था। नाम नैना। सुखराम के हाथ से तराजू गिर पड़ा। नैना? कोमल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ, वही बच्ची अब शहर में बड़ी एनजीओ चला रही है। सुना है यहाँ किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई है। क्या तुम जानते हो? वह अब भी तुमसे मिलने आ सकती है। सुखराम की सांसें तेज हो गईं। नैना, वो क्यों आएगी? कोमल ने धीरे कहा, क्योंकि करमचंद नहीं चाहता कि तुम दोनों की मुलाकात हो। वह डरता है उसके राज फिर खुल जाएंगे। सुखराम ने गहरी सांस ली। बिटिया, तू नहीं समझेगी। वह बच्ची मेरी नेकी थी और मेरी बर्बादी भी। कोमल ने गंभीर स्वर में कहा, काका, सच से भागने से वह मिटता नहीं। अब वक्त आ गया है, तुम वो कहानी सबको बताओ। तभी पास से एक काली गाड़ी गुजरी। कांच के पीछे करमचंद की आंखें चमक रही थीं। वह मुस्कुराया, मानो कह रहा हो, अभी खेल शुरू हुआ है। सुखराम के सीने में पुरानी टीस फिर से उठी। 15 साल का बोझ भारी लगने लगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या वाकई नेकी कभी बेकार जाती है, या मेरी नेकी ने ही मुझे इस नरक में धकेला। सड़क पर वही सन्नाटा। हवा में तूफान का आभास था और दूर किसी अनजानी परछाई ने फुसफुसाकर कहा, वक्त आ गया है सुखराम, वक्त आ गया है। सुबह का समय था। सुखराम अपनी सब्जी की रेहड़ी सजाने ही वाला था कि सामने एक सफेद जीप रुकी। गाड़ी से उतरी एक महिला, करीब 25-26 साल की। चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में अपनापन और हल्की मुस्कान। काका, पहचान नहीं पाए? उसकी आवाज सुनकर सुखराम के हाथ से आलू की टोकरी गिर गई। नैना वही थी, 15 साल पहले की छोटी बच्ची, फटे कपड़ों में भूखी, आज शहर की बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता। हाथ में फाइल, गले में पहचान पत्र। नैना फाउंडेशन, गरीब बच्चों के लिए आश्रय गृह। नैना मुस्कुराई, आपने उस रात मुझे बचाया था काका। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं कहीं और होती। सुखराम की आंखें नम हो गईं। बिटिया, तू जिंदा है और देख तुझे कैसी रानी बन गई। मगर तू यहां क्यों आई? नैना गंभीर हुई। काका, मैं लौट कर आई हूं, करमचंद को बेनकाब करने। जिस गिरोह से मैं भागी थी वही आज भी बच्चों को उठाता और गलत रास्तों पर धकेलता है। सुखराम घबरा गया। नहीं बिटिया, मुझे माफ कर, मैं बूढ़ा हो गया हूं। वह आदमी बहुत खतरनाक है, तू नहीं जानती उसने मुझे कितना सताया। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरना मत, अब हालात बदल चुके हैं। मेरे साथ पुलिस इंस्पेक्टर कोमल भी है। सबूत जुटा लिए हैं, बस तुम्हारी गवाही बाकी है। उसी वक्त करमचंद के गुंडे दूर से नजर रखने लगे। एक ने फोन मिलाया, साहब, लड़की लौट आई है और वह बूढ़ा भी उसके साथ है। करमचंद ने धीमे से कहा, ठीक है, आज रात सबका हिसाब चुकता करेंगे, कोई बचकर ना जाए। शाम हुई। रेहड़ी के आसपास असामान्य सन्नाटा था। सुखराम बार बार इधर उधर देख रहा था। कोमल ने अपनी गाड़ी पास खड़ी की। काका, सब ठीक रहेगा। आज रात नैना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच सबके सामने रखेगी। आपको सिर्फ बताना है उस रात आपने क्या देखा था। सुखराम कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ हाँ, कह दूंगा, लेकिन भीतर डर गहराता जा रहा था। 15 साल की चुप्पी, 15 साल का डर, क्या एक रात में खत्म हो सकता है? रात के 8 बजे नैना के होटल के कमरे में फाइलें बिखरी थीं। काका, ये सबूत ही करमचंद के ताबूत में आखिरी कील होंगे। उसने कई बच्चों को गलत रास्तों पर धकेला, मगर अब नहीं। सुखराम ने देखा, उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो 15 साल पहले थी, मगर अब हिम्मत भी थी। अचानक बत्ती चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। खिड़की के बाहर से आवाज आई, भाग सको तो भाग लो। कांच टूटा, पत्थर अंदर आया। खून से लिखा था, चुप रहो वरना मर जाओगे। नैना ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। काका, ये करमचंद के लोग हैं, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। सुखराम के पैर कांपने लगे। बिटिया, कहीं तुझे भी ना उठा ले जाए। कोमल कमरे में घुस आई। चिंता मत करो, होटल के चारों ओर पुलिस तैनात है, आज रात कुछ नहीं होगा। लेकिन करमचंद शांत नहीं बैठा। उसने अपने आदमी से कहा, उस बूढ़े को डरा दो, अगर उसने गवाही दी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रात के 11 बजे सुखराम अपने घर लौट रहा था। सड़क सुनसान थी।
अचानक दो परछाइयां खड़ी हो गईं। काका, बहुत नेक बन रहे हो आजकल। याद है 15 साल पहले की वो रात? अगर मुंह खोला तो बेटी की कसम खाकर कहता हूं, तेरा नामो निशान मिटा देंगे। सुखराम कांपते हुए बोला, छोड़ दो मुझे, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। उनमें से एक ने उसकी रेहड़ी उलट दी, सब्जियां सड़क पर बिखर गई। दूसरे ने कान में फुसफुसाया, कर्मचंद का नाम लिया तो ये सिर्फ शुरुआत है। उस रात सुखराम सो नहीं सका, पलंग पर लेटा रहा। आंखों के सामने बार बार वही बच्ची आती रही, नैना, जो उसकी नेकी की निशानी थी। क्या मैं फिर डर जाऊं? क्या मेरी चुप्पी से वह राक्षस और बच्चों को निगलता रहेगा? या इस बार मैं खड़ा हूं? सुबह होने वाली थी। सुखराम ने फैसला लिया, अगर मरना ही है तो सच के लिए मरूंगा। उसने अपनी जेब में पुरानी चिट्ठी रखी, वही चिट्ठी जो नैना ने जाते समय छोड़ी थी। काका, अगर मैं लौटकर ना आऊं तो सच मत छुपाना। सुबह के 8 बजे थे। शहर की अदालत में वह सुनवाई होने वाली थी जिसका इंतजार 15 साल से था। नैना, इंस्पेक्टर कोमल और सुखराम एक ही गाड़ी में थे। हाथ में फाइलें, दिल में डर और दिमाग में केवल एक ही ख्याल, आज सच सामने आएगा। रास्ते भर सुखराम चुप रहा, बार बार खिड़की से बाहर झांकता। नैना ने उसकी ओर देखा, आप घबराइए मत, हमने सबूत तैयार कर लिए हैं, बस आपकी गवाही चाहिए। सुखराम ने गहरी सांस ली। बिटिया, तू नहीं जानती, कर्मचंद सांप है, जिसे डसता है उसका कोई निशान नहीं छोड़ता। कोमल ने दृढ़ स्वर में कहा, इस बार वो नहीं बचेगा। सिर्फ कानून ही नहीं, पूरा मीडिया भी उसके पीछे है। अदालत के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। रिपोर्टर माइक लेकर दौड़ रहे थे। कौन है ये कर्मचंद? कैसे सालों तक बच्चों का शोषण करता रहा? नैना ने भीड़ से बचते हुए कहा, काका, हिम्मत रखना, भीड़ देखकर डरना नहीं, सच बोलना ही सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन तभी भीड़ में एक शख्स दिखा, काले चश्मे में, सिर पर टोपी। वो सीधे सुखराम के पास आया और कान में फुसफुसाया, आखिरी बार कह रहा हूं बूढ़े, चुप रहो। सुखराम का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कोई और नहीं, कर्मचंद का खास आदमी था। सुनवाई शुरू हुई। न्यायाधीश ने केस नंबर पुकारा, राज्य बनाम कर्मचंद। कर्मचंद अदालत में मौजूद था, सफेद कुर्ता, चेहरे पर नकली मासूमियत और पीछे उसके 4-5 गुंडे। वकील ने नैना को गवाही के लिए बुलाया। महोदया, 15 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था बताइए। नैना ने कांपते हुए सब कहा, कैसे उसे रेहड़ी से उठाया गया, कैसे कर्मचंद के गोदाम में उसे और बच्चों को बंद रखा गया, कैसे वह किसी तरह भाग निकली। पूरा हॉल सन्न रह गया। पत्रकार तेजी से नोट्स ले रहे थे। अब बारी आई सुखराम की। वह कांपते पैरों से गवाही बॉक्स में खड़ा हुआ। नाम? सुखराम। कहिए, उस रात आपने क्या देखा था? सुखराम ने गहरी सांस ली, नैना की आंखों में देखा और बोला, हाँ, मैंने सब देखा था। 15 साल पहले वही आदमी कर्मचंद बच्चों को उठवाता था। मैंने नैना को अपनी आंखों से जाते देखा। पूरा कोर्ट हॉल गूंज उठा। कर्मचंद की आंखों में खून उतर आया। उसने अपने वकील से फुसफुसाया, ये बूढ़ा ज्यादा जी नहीं पाएगा। शाम ढल रही थी। सुनवाई स्थगित हुई। अगली तारीख 2 दिन बाद रखी गई। नैना और कोमल होटल लौट आए, लेकिन सुखराम ने कहा, मैं अपने घर जाऊंगा, ज्यादा लोगों के बीच रहूंगा तो सबको खतरा होगा। कोमल ने चेताया, काका, अकेले मत जाइएगा, हमने होटल के आसपास सुरक्षा रखी है। मगर सुखराम नहीं माना। डर कर जितना जीना था जी लिया। अब अगर मौत भी आएगी तो घर के दरवाजे पर आए। रात के 10 बजे सुखराम अपनी रेहड़ी के पास बैठा बीड़ी पी रहा था। अचानक सामने से एक जीप आई। लाइट सीधी उसकी आंखों पर पड़ी। कौन है? सुखराम ने आवाज लगाई। 4 नकाबपोश आदमी उतरे, हाथों में लोहे की रॉड। काका, बहुत सच बोल लिया, अब चुप रहना सीख। सुखराम कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक रॉड उसकी पीठ पर पड़ी। वह जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे ने उसकी जेब से मोबाइल छीन लिया। तीसरे ने चेहरे पर पैर रखा, कर्मचंद का नाम लिया। यह उसकी सजा है। सुखराम ने टूटी सांसों में कहा, मार डालो, मगर सच नहीं दबेगा, नैना सब बता देगी। उनमें से एक ठहाका मारकर बोला, वो लड़की भी अब जिंदा नहीं बचेगी। जीप दूर चली गई। सुखराम खून से लथपथ वहीं पड़ा रहा। सुबह नैना और कोमल को खबर मिली। वे अस्पताल पहुंचे। सुखराम बेहोश था। डॉक्टर ने कहा, इनके शरीर पर गंभीर चोटें हैं, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते।
नैना की आंखों से आंसू छलक पड़े। काका, आपने हिम्मत दिखाई, अब मैं हार नहीं मानूंगी। कर्मचंद को उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगी। कोमल ने मुट्ठी भींची। ये सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं रही, अब ये इंसाफ की जंग है। रात को पुलिस को एक और खबर मिली। कर्मचंद ने अदालत की अगली तारीख से पहले नैना को खत्म करने की योजना बनाई है। कोमल ने नैना को चेताया, अब तुम अकेली नहीं निकलोगी। कल हम उसी जगह जाएंगे जहां से सब शुरू हुआ था, पुराना गोदाम। वहीं से उसके राज मिलेंगे। नैना ने सिर हिलाया। हाँ, अब डरने का वक्त नहीं, अब सामना करने का वक्त है। सुबह की हल्की ठंडक में पुराना गोदाम और भी भयानक लग रहा था। जगह वीरान, दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट, टूटी खिड़कियों से आती हवा सीटी की तरह गूंज रही थी। नैना, इंस्पेक्टर कोमल और 2 पुलिसकर्मी सावधानी से अंदर दाखिल हुए, हाथ में टॉर्च, कमर पर रिवॉल्वर। यही जगह थी, नैना ने धीरे से कहा। यहीं मुझे 15 साल पहले बंद रखा गया था, यहीं से सब शुरू हुआ था। कोमल ने चारों ओर देखा। अगर कर्मचंद ने इस जगह को साफ किया भी होगा तो कुछ न कुछ सबूत बचा जरूर होगा। अचानक दीवार के पीछे से आवाज आई, इतने सालों बाद भी हिम्मत है तुम में नैना। कर्मचंद था, हाथ में पिस्तौल, पीछे 2 गुंडे। नैना का दिल धड़क उठा, मगर उसने खुद को संभाला। कर्मचंद, आज तेरे पाप सबके सामने आ चुके हैं। सुखराम ने सब बता दिया है। कर्मचंद हंस पड़ा। वो बूढ़ा ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। और तू? तुझे तो 15 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। कोमल ने पिस्तौल तानी। हथियार नीचे रख, कानून के सामने सरेंडर कर। कर्मचंद ठहाका मारकर बोला, कानून? आज यहां सिर्फ मेरा कानून चलेगा। गुंडों ने हमला किया। गोदाम में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पुलिसकर्मी जवाबी फायरिंग करने लगे। नैना एक लोहे के खंभे के पीछे छुप गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या मैं फिर से कैद हो जाऊंगी? क्या फिर वही दर्द दोहराया जाएगा? लेकिन अब वह छोटी बच्ची नहीं थी। उसने पास पड़ी लोहे की छड़ उठाई और पीछे से एक गुंडे पर वार किया। गुंडा गिर पड़ा। कोमल ने मौके का फायदा उठाकर दूसरा गुंडा पकड़ लिया। अब सामने सिर्फ कर्मचंद था। उसकी पिस्तौल कोमल की ओर तनी हुई थी। एक कदम भी आगे बढ़ी कोमल, उसने गुर्राया, तो इस लड़की की लाश मिलेगी। नैना ने पूरी हिम्मत जुटाई। तूने हमारी जिंदगियों से खेला, बचपन को नीलाम किया, मगर अब तू हार चुका है। तेरे खिलाफ सबूत हैं, अब डर नहीं है। कर्मचंद ने गोली चलाई। गोली नैना के हाथ को हल्का छूकर निकल गई। कोमल ने झटके से फायर किया। पिस्तौल गिर गई और पुलिसकर्मी उसे दबोच लिया। अगले दिन अदालत में सुनवाई हुई। सबूत और गवाह दोनों मौजूद थे। सुखराम, अब होश में, व्हील चेयर में लाया गया। उसने जोर से कहा, हाँ, यही दरिंदा है जिसने हमारी बेटियों को बेचा, बच्चों को रुलाया। आज इसे सजा दो। न्यायाधीश ने दस्तावेज देखे और गवाहियों को सुना। फैसला सुनाया। आरोपी कर्मचंद को उम्र कैद की सजा दी जाती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार डर के नहीं, इंसाफ के थे। बाहर मीडिया इंतजार कर रही थी। पत्रकारों ने नैना से पूछा, अब आप क्या करेंगी? नैना ने धीमी आवाज में कहा, अब मैं उन बच्चों के लिए काम करूंगी जो आज भी किसी कर्मचंद के पंजों में फंसे हैं। एक नैना बच गई, लेकिन न जाने कितनी आज भी चीख रही हैं। कोमल ने उसका कंधा थपथपाया। तुम सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं जीती, उन सब की भी जीत हुई। रात को नैना सुखराम के पास बैठी थी। काका मुस्कुराए। देखा बिटिया, डर से बड़ी कोई जेल नहीं होती। तूने वो जेल तोड़ दी। नैना ने उसका हाथ थामा। अगर आपकी गवाही न होती, ये सच कभी सामने नहीं आता। सुखराम ने आसमान की ओर देखा। अब चैन की नींद आएगी। अब वो मासूम आत्माएं भी चैन से सोएंगी। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन नैना की जंग आज भी जारी है। हर उस लड़की के लिए जो चुप है, हर उस बच्चे के लिए जो बोल नहीं पाता। दोस्तों, ये थी कहानी कर्मचंद का काला सच। अगर इसने आपके दिल को छू लिया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी सच्चाई और रोमांच भरी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें खौफनाक कहानियां टीवी। याद रखिए, सच छुप सकता है मगर बच नहीं सकता। जय हिंद, वंदे मातरम।